नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करेंगे कोरोना संकट सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कोरोना से लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। लेकिन लॉकडाउन 4 में कामकाज का सिलसिला शुरू हो गया, लोग घरों से निकल रहे हैं। तमाम राज्यों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या अब डरा रही है। लंबे समय से लॉकडाउन की मार भारत झेल रहा है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। दिन रात गुलजार रहने वाले बड़े बड़े शहरों की रफ्तार मानो थम सी गई है। वहीं लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी, जिसका मतलब साफ है कि इस वायरस के साथ लड़ते हुए हमें अपने टारगेट तक पहुंचना है। लेकिन कैसे पॉसिबल हो पाएगा? मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या है, इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना एक पल को लगा कि अब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लेकिन मजदूरों का प्लान और दिल्ली में मरकज से देश के कोने कोने में देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,767 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं और करीब 147 से ज्यादा लोगों की मौत है। ये अब तक के सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े हैं।
वहीं देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर करीब 1,31,868 भी क्रॉस कर चुके हैं और कोविड-19 से अब तक 3,867 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल मामले 1.5 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं, जबकि 73,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह भी है कि 54,000 से ज्यादा लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और वो अब पूरी तरह से ठीक हैं। कोरोना वायरस से अब तक सबसे ज्यादा 1,577 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। यहां अब इस महामारी से पीड़ितों की संख्या 47,000 भी क्रॉस कर चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। राजधानी में कोरोना वायरस के अब तक 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अब दिल्ली सरकार पर आंकड़ों को छिपाने के इल्जाम भी लगे हैं। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और इस महामारी से लड़ना सबसे बड़ी चुनौती बन गया। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा और इस रिपोर्ट को देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आता है कि अब इस वायरस के साथ हमें जिंदगी की रफ्तार को आगे बढ़ाना होगा। इस वायरस की रफ्तार तो बढ़ी रही है, लेकिन कामकाज को पटरी पर लाने के लिए घर से लोग बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन आलम यह है कि बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे और जितने भी सरकारी कामकाज करने वाले लोग हैं उनका घरों से निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कैसे इस महामारी पर कंट्रोल होना है, यह सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा और देखने को यही मिलता है कि तमाम लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो इन आंकड़ों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अब चुनौतियां सामने हैं, कामकाज को आगे बढ़ाना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया है कि इस वायरस के साथ हमें जीना अब सीखना होगा, कामकाज हमें बढ़ाना होगा, टारगेट तक पहुंचना होगा। यानी कि कुल मिलाकर समझ में आता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। लेकिन बढ़ती चुनौतियां कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर कर रही हैं कि आने वाले वक्त में यह संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। और इसी पर ही आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर चंद्रशेखर त्रिशूल इस वक्त स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से अब ये कहा गया है लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि सब समझ में आता है कि हमें आगे बढ़ना है, कामकाज भी करना है, इस वायरस से भी लड़ना है। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए, डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्या इससे समझा जाए कि अगर हम कोशिश भी करते हैं कि कामकाज हम करें और इस वायरस से भी लड़ें, लेकिन अगर संख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी मरीजों की और मरने वालों की, तो कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, एक लंबा वक्त बीत चुका है सचिन, और अब ज़िंदगी को रफ्तार पे आना पड़ेगा। ये पूरे विश्व ने समझ लिया है इस बात को कि अब धीरे धीरे रफ्तार में आना पड़ेगा। एकदम बहुत पूरा लॉकडाउन एक नया शब्द नई शताब्दी में सुना, और लॉकडाउन के चलते तमाम जिंदगियां परेशान हो गई, पूरे कई देश परेशान हो गए। तो निश्चित रूप से अब रफ्तार को तो थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, और रफ्तार बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो कोरोना का एक भयावह एक ऐसा महाकाल जो देखने को मिल सकता है, तो वो कहीं अब वैक्सीन भी बनाई जा रही है, लेकिन एक कारगर कोई उपाय अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन महामारी से नहीं लड़ेंगे तो फिर भूख से लड़ना पड़ेगा, तमाम दिक्कतें हैं। तो कई देश अब धीरे धीरे लॉकडाउन को तोड़ के आगे बढ़ने लगे हैं, और भारत एक बहुत बड़ी आबादी का देश है, तो भारत को सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा और ये लोगों को बेहतरीन तरीके से समझना होगा। अपने अंदर कोरोना से जो बचाव है उसको बहुत भीतर समाहित करके बढ़ना होगा। अगर जरा सी भी अनदेखी या असावधानी रखेंगे तो फिर दिक्कतें और बढ़ेंगी। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन हम शुरुआत से लेकर अब तक हम देखें, हमने लॉकडाउन पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, पार्ट 3 देखा। हालांकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। जो रफ्तार बढ़ रही थी वो धीमी जरूर हुई है, हालांकि मरीजों की संख्या बढ़ भी रही है। लेकिन लॉकडाउन 3 में जो रियायत दी गई है, फिर चाहे हम वाइन शॉप के बाहर वो भीड़ देखे जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ी हैं, और जब लोगों का आवागमन शुरू हुआ तो किसी को यह ख्याल नहीं रहा कि कोरोना जैसी कोई महामारी भी है जिस वजह से लॉकडाउन किया गया है। और जब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, तो आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। देखिए, एक तो सचिन, भारतीय जनमानस में एकजुट होकर रहने की
एकत्रित होकर रहने की और आपस में बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहने की एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। अब आप देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह आह्वान किया कि आपको थालियां बजानी है, तो गाँव में पूरे हजारों लोग थाली बजाने एक साथ निकल पड़े। प्रशासन के लोग थे, मध्य प्रदेश का एक वीडियो वायरल हुआ, आगे एसपी और कलेक्टर चल रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लोगों को समझना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तमाम उन चीज़ों की नज़रअंदाज नहीं करें जो कहीं ना कहीं उनको कोरोना से चपेट में ला सकती हैं। ये सब चीज़ें बहुत गहरे से समझ के आगे बढ़ना होगा। और इन सब चीज़ों के दरमियान एक ये भी बात है, हम त्योहार मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोरोना अब जीवन का अंग हो गया है। जब तक इसका पूर्ण खात्मा नहीं होगा तब तक कोई सरकार नहीं बचाएगी। स्वयं व्यक्ति को समझना होगा कि हमको कैसे बचना है। बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से बार बार अपील की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बार बार ये अपील कर रहे हैं कि भैया इससे बचना है तो आपको प्रिकॉशंस के साथ घर से निकलना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और लापरवाही की तस्वीरों में कोई कमी नहीं है। हमने देखा है कि जब लॉकडाउन फर्स्ट की शुरुआत हुई थी, मजदूरों का प्लान करने का सिलसिला शुरू हुआ, बामुश्किल उनको कंट्रोल किया गया तो मरकज की स्थिति सामने आ गई, जहां पर जमातियों ने देश के कोने कोने में इस महामारी को और बढ़ावा दिया। देखिए, अगर आप किसी से विद्रोह कर रहे हैं, किसी देश से, किसी अपनी एक हठधर्मिता का ये आवरण कहीं ओढ़ के ये सोच रहे हैं कि कोई भी लोग हों, वो अगर ये सोच रहे हैं कि हम इससे लड़के ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो पूरी दुनिया आज इसकी चपेट में आ चुकी है। तो हठधर्मिता नाम की चीज जाति, धर्म, संप्रदाय, देश, दुनिया सबसे ऊपर उठ चुकी है। कोई हठधर्मिता नहीं है। अगर आपको जीवन की रक्षा करनी है, पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में आप हैं, तो आपको ये बेहतरीन तरीके से समझना होगा सचिन कि जीवन की रक्षा के लिए कोरोना जब तक समाप्त नहीं होता है इस धरती से, तब तक कोरोना से कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। कोरोना से उसका बचाव ही लड़ाई है। आप जो नियम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पे देश के सरकार ने, तमाम लोगों ने जो एक नियम, कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग, इस तरह के सैनिटाइजर का उपयोग, ये जो नियम निकल के सामने आए हैं, अगर इनका उपयोग नहीं किया तो कोरोना से फिर बहुत बड़ी बिल्कुल। लेकिन चंद्रशेखर जी, कहीं ना कहीं एक चीज ये भी नजर आती है कि लोगों को लगता है कि जो लॉकडाउन किया गया उससे कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जबकि लोग ये भूल रहे हैं कि लॉकडाउन इसलिए किया गया ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। जब लॉकडाउन में तमाम तरीके की लापरवाही सामने आएगी तो उस लॉकडाउन को आप कितना भी एक्सटेंड कीजिए, आप चाहे फिर लॉकडाउन 5-6 की भी शुरुआत कर दीजिए, स्थितियां तो जस की तस बनी रहेंगी जब तक हम सावधानी से काम नहीं लेंगे। देखिए सचिन, तमाम चीजों पर गौर करना पड़ता है। सरकार ने जनधन खातों में 29 करोड़ खातों में पैसा डाला। लॉकडाउन पहले से कहीं किसी जगह ही चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आप समझिए कितनी गंभीर बात है। बिल्कुल, 17 करोड़ लोगों ने पहले लॉकडाउन फर्स्ट में उन खातों से पैसा निकाला, तो निश्चित रूप से बैंक जाके पैसा निकाला होगा। ठीक है। तो जब 17 करोड़ लोग बैंकों तक गए, तो कई देश ऐसे थे कि जो इन 17 करोड़ में आ गए। तो जब 17 करोड़ लोग बैंकों तक गए, तो कहीं ना कहीं तो लॉकडाउन उस समय भी टूटा, लॉकडाउन फर्स्ट में। तो ये बहुत गौरतलब बात है कि लॉकडाउन जैसा दुनिया में एक चलन चला कि कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन एक बड़ा हथियार है, इसका इस्तेमाल सबने किया, भारत ने भी इसका इस्तेमाल किया। लेकिन उससे बचाव के लिए अब 17 करोड़ लोग जब बैंकों तक पहुंचे तो कोरोना और भी फैल सकता था, फैला भी। तो अब ये बचाव का उपचार और ये सारी चीजें, अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन, जो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे जो गाइडलाइन चल रही है उसी गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है। कोई ऐसी गाइडलाइन तैयार नहीं की जा रही है जिससे आगे भी हम कोई बड़ा। लेकिन चंद्रशेखर जी, इस टाइम पीरियड में हम नजर डालें, आपने कहा कि जब लोग बैंकों तक पहुंचे तो उस वजह से भी ये बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह से हमला किया गया, फिर चाहे डॉक्टरों की हम बात करें या फिर हम पुलिस प्रशासन की बात करें, जहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है वहां पर उन पर हमला हो जाता है। डॉक्टर अगर टेस्ट के लिए वहां पर पहुंचते हैं तो उन पर हमला हो जाता है। ये तस्वीरें भी कहीं ना कहीं सामने आई हैं जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। इससे भी कहीं ना कहीं ये मामले बड़े हैं। लोगों की इंटेंशन थी, जिस तरह से जमातियों को हमने देखा कि वो अभद्र व्यवहार कर रहे थे मरीजों के साथ, डॉक्टरों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, और जो बाकी स्टाफ वहां पर था अस्पताल में, जो मरीज और भी थे, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उससे भी ये संख्या बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अशिक्षा, जमीनी स्तर पर जागरूकता का न होना, और वहां पे जो स्थानीय
जो एक व्यक्ति जी। हैं, जो प्रबुद्ध जो व्यक्ति है, वहाँ पे जो स्थानीय स्तर पे जिनका एक वहाँ पे रुतबा है, वो अगर किसी तरह से चीज़ों को खराब कर रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ऐसा लगता है कि देश में एक छोटा सा उदाहरण होता है, डॉक्टरों पर अगर आप हमला कर रहे हैं, पुलिस पर अगर आप हमला कर रहे हैं, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। पूरे देश से ऐसी खबरें निकल के आई, पुलिस पर पत्थर फेंके गए, पुलिस वालों ने अपनी जान दांव पे लगाई, डॉक्टरों ने अपनी जान दांव पे लगाई। आज कितने सारे डॉक्टर हैं, अगर मान लीजिए कल हमें त्योहार मनाना है, आज पूरे देश में, केरल में आज और जम्मू कश्मीर में ईद मनाई जा रही है, कितने डॉक्टरों ने, कितने पुलिस वालों ने अपना जीवन दान किया है कोरोना के चलते, तो हम उनको श्रद्धांजलि दे के भी त्योहार मना सकते हैं। बिल्कुल। हम उनको ये सोच के भी कि भाई इन्होंने बलिदान दिया है और इनके बलिदान को हम आगे बढ़ाएं। उन पर बिल्कुल हमला चंद्रशेखर जी, करना वो नहीं। तस्वीरें हमने देखी हैं जब भारतीय सेना की तरफ से सलाम किया गया था उन डॉक्टर्स, उन फ्रंट लाइन्स योद्धाओं को जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सबसे पहले इस जंग में वो सबसे आगे खड़े हैं, उनको सलाम किया था भारतीय सेना ने। और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश की सेना उन्हें सलाम कर रही है जो देश के अंदर पनपे खतरे से इस वक्त लड़ रहे हैं। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। अशोक सिंह हैं, बीजेपी नेता इस वक्त फोन लाइन पर। अशोक सिंह जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में सर। जी धन्यवाद। अशोक जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, अब ये सीधा सीधा कह दिया गया है, यानी कि लॉकडाउन 4 से समझ में आता है कि इस वायरस से हमें लड़ना है, कामकाज भी करना है, आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन कैसे पॉसिबल हो पाएगा? संख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखिए, जहां तक संख्या बढ़ने का प्रश्न है, तो हम सब लोग आंकड़ों को देख रहे हैं कि विश्व में जितना तेजी से अन्य देशों में बढ़ा है, उससे कहीं ज्यादा कम गति से मेरे देश में कोरोना का प्रभाव रहा है। हाँ, ये है कि लॉकडाउन जब पहली बार लगाया गया था तो ये था कि किसी तरह इसको रोक दिया जाए, लेकिन कुछ कारणों से या कुछ लोगों की गलतियों से वो ज्यादा बढ़ गया। परंतु पूरे विश्व को देखेंगे तो उसमें भारत का आंकड़ा बहुत कम है, इनकी गति बहुत कम है बढ़ने की। और जहाँ तक लॉकडाउन में कुछ छूट देने की बात है, तो हम सब लोग जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमको इसके बीच में अपने देश के संसाधनों को भी देखना पड़ेगा, देश की आर्थिक स्थिति को भी देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हम कोरोना से कैसे ताकत के साथ लड़ सकते हैं, उसमें पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। इसके साथ चूंकि आपने बहुत सही बात कही कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, फर्स्ट और सेकंड में काफी हद तक कंट्रोल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है और सब इसकी तारीफ भी करते हैं, बहुत अच्छा डिसीजन था। लेकिन जब लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो नॉन एसेंशियल में आती हैं, जिनकी जरूरत नहीं थी, उनको लेकर भी छूट दी गई। और फिर हमने वो देखा कि किस तरह से वाइन शॉप के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, या फिर मैं साफ साफ कहूं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो थी वो झूमती भी नजर आई। देखिए, एक चीज को हमें और आपको समझना पड़ेगा। हम लोग एक वाइन शॉप को लेके चलते हैं, चलिए ठीक है, हम वाइन शॉप को अगले 15 दिन बाद खोलते तब भी लंबी लाइन लगेगी, और 1 महीना और बाद खोलेंगे तब भी लगेगा। देखिए, क्योंकि ये जब भी थोड़ी सी रियायत मिलेगा, थोड़ा बहुत तो पब्लिक बाहर जाती ही है, और इसीलिए लोगों में वो तस्वीरें डराने वाली थी अशोक सिंह जी, वो तस्वीरें डराने वाली थी। उसको आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ी जो भीड़ है वो नजर आएगी, बहुत तादाद में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। आलम ये था कि पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। नहीं, निश्चित रूप से था, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा है, ना मैं मना कर रहा हूँ। उसकी वजह से भी लॉकडाउन 3 में ये आंकड़ा बढ़ा है। दूसरी चीज को भी देखेंगे, आप दूसरी चीज को भी देखेंगे। आपको याद होगा जब लॉकडाउन 3 का घोषणा हो रहा था तो उस दिन सब्जी के ठेलियों पे भीड़ लग गई, सारी सब्जियां गायब हो गई, राशन के दुकान पे भीड़ लग गए। ये जो पूर्ति वाली चीजें, इसको लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को जानना पड़ेगा कि ये किसी भी प्रकार हमारे साथ इससे बचना है तो आप डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, और तो अपने अशोक जी करना पड़ेगा। ये सोच लोगों को अब जीवित रहना है। अशोक जी, अब लॉकडाउन खत्म होने वाला है, और क्या लॉकडाउन अब आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कहीं ना कहीं जमीन पर है, तो अब किस तरह देखते हैं कि लॉकडाउन का अगला चरण क्या होगा, देश कैसे उभरेगा? देखिए, देश तो हमारा कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी उभर के बाहर आया है। इसने मुगलों के शासन देखे, इसने अंग्रेजों के शासन देखे, अब ये थोड़ी बहुत बीमारियां हैं, हमने प्लेग भी देखा, हैजा भी देखा, बीच में और सारी बीमारियां आई, सबको देखा है, और हमारा देश ऐसे संघर्ष से हमेशा निकल के आया है। और आप देखिएगा, हमारा देश बहुत जल्दी इस
महामारी से निकल के आएगा, चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा और तेज गति से दौड़ेगा और 21वीं सदी में भारत सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा, ये आप विश्वास रखिए। बहुत पूरी दुनिया में ये महामारी फैली हुई है, पूरे देश में लॉकडाउन रहा, लेकिन फिर भी कुछ लोग उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं या उनके खिलाफ हठधर्मिता से खड़े हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, अज्ञानता के कारण लोग ऐसे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो वो अज्ञानता है, अहंकार में है, उनको लगता है कि ये बीमारी यहाँ पे नहीं आएगी, ये बीमारी पर्टिकुलर जगह पे है, लेकिन उनको समझना ये पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जगह जिसको चिन्हित करके बताते हैं कि बीमारी वहाँ है, एक समय था कि वहाँ बीमारियां नहीं थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया, इसके कारण वहाँ बीमारियां हुई। और अगर ये गंभीरता से नहीं लेंगे तो जहाँ पे ये बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं और अपने ही जो इस बीमारी से बचाने वाले लोग हैं इनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, ये बीमारी वहां भी जा सकती है। तो ये सब चीजों को उनको अज्ञानता को छोड़ के ज्ञान के दिशा में बढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं है और खासतौर पर जब तक साधारण नहीं है, जब तक कोई इसकी दवाई या इंजेक्शन नहीं बन जाता है, तो इसलिए ये बीमारी कहीं भी किसी भी देश में किसी भी समय आ सकता है। अशोक सिंह जी, ये हम ये सब बात तो जानते हम हैं लोगों कि को अब तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। हालांकि तमाम देशों ने दावा जरूर किया है, ट्रायल चल रहा है इस वक्त, लेकिन सक्सेस अभी किसी को नहीं मिली है, लंबा वक्त इसमें लगेगा। लेकिन जो लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया है, पूरे विश्व ने इसकी तारीफ की है कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल यह भी उठा है कि आपने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन गरीब तबके के बारे में आपने नहीं सोचा। आनंद फानन में डिसीजन लिया गया, रफ्तार जरूर कम हुई है लेकिन संख्या अभी भी बढ़ रही है। लेकिन आप जो गरीब तबका था, फिर चाहे किसानों की हम बात करें क्योंकि उनकी फसलें बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी थी, लॉकडाउन था, कटाई नहीं हो पा रही थी, मजदूर अपने घरों में कैद हो गए थे, वो भी किराए के कमरों में, उनके सामने सबसे ज्यादा परेशानी थी, उनका ख्याल नहीं किया गया। देखिए, कोई ये बता के तो आया नहीं था कि महामारी हम आ रहे हैं इसलिए आप सब लोग अपने अपने काम को निपटा लीजिए। ये तो बहुत विकट स्थिति है, पूरे भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए है और इसमें निश्चित रूप से गरीब को ही नहीं, गरीब को भी, मजदूर को भी, किसान को भी, आदिवासी को भी, शोषित गरीब। बिल्कुल बिल्कुल अशोक सिंह जी, मुझे सुन लीजिए, सर सुनने की क्षमता भी तो रखिए। ये महामारी बताकर नहीं आई और जाहिर सी बात है कि इसको रोका जा सकता है, फिलहाल पूरा विश्व इससे लड़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर जो डिसीजन लिया गया उससे पहले इस पर विचार विमर्श किया होगा, एक्सपर्ट की सलाह ली होगी। ऐसा तो है नहीं कि रातों रात ये डिसीजन ले लिया, लेकिन उस गरीब तबके के बारे में नहीं सोचा जो किराए के कमरों में है, कब तक वो रहेंगे, क्योंकि सरकार को भी नहीं पता था कि ये लॉकडाउन कब तक बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचा गया है। हाँ, ये है कि जितना विकराल स्थिति ले लिया शायद उसका अनुमान नहीं था, बाकी ये तो सोचा ही गया, जगह जगह बोला भी गया कि जो है जो किराए पे रहते हैं उनको किराया न लिया जाए, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको तनख्वाह दी जाए। ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया, सरकार ने भी प्रयास किया, उसके बाद भी सरकार ने अपने जो लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को जो परेशानी हुई और जिस तरह से आम आदमी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया, ठीक है, उसके लिए चंद्रशेखर जी लगता है शायद उनका फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, लगातार हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, ये टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आपको लगता है कि अब किस तरीके से हमें आगे चलना होगा, कैसे इस वायरस से लड़ना होगा, आपका कोई भी सुझाव, कोई भी राय हो तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। एनबी न्यूज के माध्यम से हम आपकी राय, आपके सुझाव को आगे पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है और कल से उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जो अब तक बंद थे, उनमें कामकाज शुरू हो जाएगा। हालांकि अलग अलग शिफ्ट उनकी लगाई जा रही है और 50% स्टाफ का भी बार बार जिक्र हो रहा है। यानी कि समझ में आता है कि अब हमें इस वायरस के साथ जीना होगा, अपनी बॉडी को यूज्ड टू बनाना होगा, इस वायरस के साथ आगे बढ़कर हमें अपने टारगेट तक पहुंचना है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ पंजाब से, मोहम्मद शाफिक हैं। मोहम्मद शाफिक, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, जो लॉकडाउन बढ़ रहा है ना, जो मजदूर तबका है, गरीब है, किराए पे रह रहे हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही जी, सब भूखे मर रहे हैं। सरकार को चाहिए उनकी कोई मदद करे जी। लेकिन मोहम्मद शाफिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब संकट की घड़ी है तो उसमें अवसर ढूंढिए, आत्मनिर्भर बनिए। आपको क्या लगता है कि हम आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? सर, आपसे निर्भर मेरी बात सुनिए, जो पैसे वाले हैं वो भी, उनका कारोबार भी बंद है, जो गरीब लोग हैं वो तो बैठे ही बैठे हैं। सुनिए मेरी बात, सरकार तो कोई इमदाद करे, पैसे वाला कोई इमदाद नहीं कर रहा है, भूखे मर रहे हैं सब लोग जी। लॉकडाउन में सरकार ने तो बोल दिया, सुनिए मेरे एक दूसरे की मदद कीजिए। मदद कौन करेगा? 3 महीने हो गए बंद पड़ेगा, आगे पता नहीं कितना बंद पड़ेगा, कौन मदद कर रहा है? कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है जी।
किराएदार किराया मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं, किराएदार ये बोल रहे हैं भाई अगर तुम किराया नहीं देते, सरकार ने हमें को बिजली का बिल माफ किया है या हमें टैक्स माफ कर रही है, कुछ नहीं कर रही सरकार। जी बिल्कुल परेशानी है लोगों के तो सामने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शाफिक आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। लोगों के सामने दिक्कतें हैं, परेशानी है, इस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हो, लेकिन तस्वीरें यही हैं कि आज भी लोग परेशान हैं। इनके बारे में भी सरकार को सोचना होगा। कांग्रेस नेता अनुज आत्रे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अनुज जी स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। सर जी धन्यवाद। अनुज जी, लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले जो मोदी सरकार ने डिसीजन लिए हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि वाकई उन निर्णयों से, उन डिसीजन से काफी फर्क पड़ा है? देखिए, हर निर्णय से कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, चाहे सकारात्मक पड़े या नकारात्मक पड़े। कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी निर्णय से सरकारें निर्णय लेती हैं, सोच समझ करके लेती हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने निर्णय लिए हैं, राज्य सरकारों की सलाह मशवरा के साथ, राज्य सरकारों से जो है उनका सब कुछ के सलाह के हिसाब से निर्णय लिए जा रहे हैं। नतीजे सकारात्मक भी आ रहे हैं और कई जगह नकारात्मक भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहें सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है जिस प्रकार से दर्शाया जा रहा है पूरे देश में, वो भी नहीं है। जमीन पे जब देखते हैं, तो जब मजदूरों की हालत देखते हैं, गरीब आदमी की हालत देखते हैं, तो स्थिति कुछ और दिखती है। तो बड़ा जो है समय असमंजस का माहौल देश में चल रहा है। निश्चित तौर पे देश में पैंडेमिक है और उसकी वजह से बहुत बड़ा संकट के स्थिति में पूरा देशवासी और पूरी सरकारें सब कुछ हैं, उस चीज को भी हम समझते हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, जैसे कि अभी कल गुजरात हाईकोर्ट ने ही बोला है कि अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल की हालत बिल्कुल काल कोठरी की तरह हो रही है, नर्क से भी बदतर हालात हो रही है। तो सरकार जब अनुज जी, जिस तरह लॉकडाउन टूट रहा है और देश आगे बढ़ रहा है, तो कोरोना भी आगे बढ़ रहा है। इससे कैसे बचेगा देश अब? देखिए, बचना तो पड़ेगा, इसके साथ जीना भी सीखना पड़ेगा। और इसके साथ अभी फिलहाल तो इसको खत्म होते नहीं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। वैश्विक महामारी है, ये वैश्विक स्तर पर ये फैल रहा है और बड़े बड़े देश नहीं इसका भी कुछ इसका हल निकाल पाए हैं। तो हमारे देश में भी लग रहे हैं, अभी तक इसका कुछ इसको पार पाना अभी बहुत दूर की बात दिख रही है। फिलहाल तो ये है कि अनुज जी, जो सरकार की जो योजनाएं या जो घोषणाएं हैं, वो जमीनी स्तर पे पहुंचने में उतनी कामयाब नहीं रही हैं। कोरोना के जो लॉकडाउन के दौरान लोग बहुत परेशान हैं, मजदूर सड़क पर चल रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, नीचे का तबका बहुत परेशान है, उसको उतना पैसा या उतनी आर्थिक मदद मुहैया नहीं हो पाई है जिसकी उसे उम्मीद थी। ये कैसे संभव होगा कि उसका जीवन थोड़ा सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। यही बात राहुल जी ने बार बार सरकार से बोला था कि इस समय मजदूर आदमी, गरीब आदमी को सबसे पहले आवश्यकता है कि उसको सीधी तौर पर नगद की राहत दिलवाई जाए। गुलाम राजन जी के साथ जब राहुल जी की वार्तालाप हुई थी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, उन्होंने भी यही कहा था कि इस समय गरीब आदमी की जेब में उसको सीधा कुछ न कुछ नगद मदद, सरकार को आर्थिक सहायता कुछ न कुछ ऐसी करनी पड़े जिससे अपना वो जीवन यापन कर सके, अपनी रोजी रोटी का कुछ काम कर सके, रोटी अपनी 2 वक्त की अपने और अपने परिवार को खिला सके। लेकिन सरकार ने उसके उलट जो है आत्मनिर्भर की बात बोली। प्रधानमंत्री जी ने, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा स्लोगन लगता है सुनने में। लेकिन आप आत्मनिर्भर के अलावा हमको जो है कर्जदार बनाने के लिए योजनाएं लेकर के आ गए। तो ये बहुत कथनी और करनी में जो फर्क हो जाता है, देश की जनता उससे बहुत परेशान नहीं अनुज जी, कांग्रेस को ये मांग अब करनी चाहिए कि रोजगार की गारंटी मजदूर को कैसे मिले, और जो रोजगार की गारंटी की जो स्कीम है उस पर उसके कार्य दिवस या उसके लिए कैसे उसको आर्थिक मदद हो। तो इसके बारे में कांग्रेस जो बोल रही है वो अभी थोड़ा स्वर धीमा है, तेज नहीं है उतना। और जो राहुल गांधी अकेले बोल रहे हैं या प्रियंका गांधी बोल रही हैं, लेकिन राज्य की इकाइयां मौन हैं। कांग्रेस का हमला उतना तीखा नहीं है। विपक्ष से उम्मीदें हैं आम आदमी को, मजदूर को, कि अगर विपक्ष उनकी मांग उठाएगा या उनकी आवाज उठाएगा तो वो कहीं चीजें आसान हो सकती हैं, लेकिन वो आवाज अभी कमजोर है। देखिए, कांग्रेस की आवाज कभी कमजोर नहीं होती। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने बड़े बुलंद तरीके से मुद्दे को उठाया है, सरकार तक पहुंची है और सरकार को देर सवेर उनकी बात माननी पड़ रही है। जो राहुल जी ने पहले कहा था, पहले तो इन्होंने, उनकी सरकार के बड़े मंत्रियों ने, सबने राहुल जी की बात की, लेकिन
अंत में उन्हीं चीजों पे आना पड़ा। राहुल जी ने कहा कि ये जो जिस प्रकार से जोन्स बनाए केंद्र सरकार ने, रेड ऑरेंज ग्रीन जोन बनाए, ये दिल्ली में बैठ के बनाए, इसका अधिकार राज्य सरकारों को होना चाहिए, जिला मजिस्ट्रेट को होना चाहिए, तब नहीं मानी गई। लेकिन अब अंत में वही लॉकडाउन 4 जब किया है तो प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया कि हाँ, हमको उसी तरीके से चलना पड़ेगा, जोन्स बनाने में दिल्ली से गलत बन रही है। तो उसी प्रकार से राहुल जी ने कहा कि आप इनको नगद मदद को चाहिए, प्रियंका जी ने कहा हम बसें देते हैं, उसमें राजनीति शुरू कर दी इन लोगों ने। यही अनुज जी मेरा सवाल है आपसे कि राज्य की जो इकाइयां हैं, कांग्रेस की टॉप बॉडी आवाज उठा रही है, लेकिन जो राज्य की इकाइयां हैं जहां लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, 20-20 साल तक सरकार रही है, वहां से कोई आवाज ऐसी नहीं उठ पा रही है जिससे देश में ये लगे कि ये विपक्ष की मजबूत आवाज है और उन लोगों के लिए, गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलितों के लिए, उन लोगों के लिए आवाज है जो लोग आज परेशान हैं। तो राज्य की इकाइयों से उतनी बुलंद आवाज नहीं आ पा रही है। इसके लिए कोई गाइडलाइन, कोई एजेंडा आपने तय किया हो? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस समय जो राज्य की इकाई है, जो हमारी कांग्रेस के संगठन है राज्यवार, सबको निर्देश दिया गया है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, सबसे पहले आवाज उठानी है मजदूरों के लिए, गरीब आदमी के लिए जो सड़क पर परेशान हो रहे हैं। हमारी तमाम इकाइयां उन मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, उनको भोजन मुहैया कराने के लिए, उनको पानी के लिए, उनको दवा देने के लिए, उनको जैसे जैसे जो भी सहायता मदद हो सकती है वो मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनको जहां उनके स्थान तक पहुंचाना है, उनके गांव घर तक पहुंचाने में, उसके प्रयास में लगे हुए हैं। रही सवाल राजनीति करने का, भी अवसर नहीं है, हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते। पैंडेमिक के समय में हम लोग काम करना चाहते हैं। राजनीति करने के लिए तो सरकार में जो बैठे हैं वो करें। कांग्रेस ने कभी भी इस समय इस तरह की जो महामारी है, ये राजनीति का अवसर नहीं। और देखिए, राज्य इकाइयां तमाम लगी हुई हैं और जहां कुछ गलत सरकार करती है तो निश्चित तौर पर उसकी आवाज उठाई जाती है, विरोध का स्वर उठाया जाता है। विपक्ष के जिम्मेदार दल होने के नाते, जनता की आवाज होने के नाते आवाज उठाई जाती है। लेकिन आवाज उठाने से पहले हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनका सहयोग करें, उनकी मदद करें, जो करने में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। बिल्कुल अनुज जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने डिसीजन लिए हैं, हमने देखा लॉकडाउन फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड और उसके बाद फोर्थ, अब आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से हालात रहे तो फिफ्थ की भी शुरुआत हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन तो एक अच्छा डिसीजन है, पूरा विश्व उसकी तारीफ कर रहा है, उस बीच में जो बाकी लोग जिनकी स्थितियां हम देख रहे हैं कि खाने के लिए राशन तक नहीं है, रोजगार ठप हो गया, जो जितना कमाते थे, रात में उनके घर में चूल्हे जलते थे, वो चौपट हो गए हैं, उसको लेकर क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन के साथ साथ बाकी चीजों को भूल गई मोदी सरकार? देखिए, निश्चित तौर पे यही सरकार से बार बार निवेदन है कि ठीक है, जहां आवश्यकता है लॉकडाउन करना पड़ेगा, आप कीजिए लॉकडाउन। जब प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, पूरे देश ने उनके साथ सहयोग किया। कांग्रेस पार्टी, हमारी सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले कहा, आप जो निर्णय लेते हैं कांग्रेस पार्टी आपका साथ देगी, आपका समर्थन करेगी। हम इस समय महामारी के समय सरकार के साथ खड़े, देश के साथ खड़े। लेकिन समय ये है कि केवल सब कुछ रोक देने से, लॉकडाउन लगाने से भी नहीं चलेगा। बहुत 2 महीने से ऊपर समय बीत गया है। जनता की समस्याओं को भी देखना पड़ेगा कि केवल लॉकडाउन होने से क्या इस समस्या का समाधान? बिल्कुल अनुज यात्री जी, लेकिन जब लॉकडाउन फर्स्ट की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सर अनुज जी, लेकिन जब लॉकडाउन फर्स्ट की शुरुआत हुई थी उस वक्त हमने देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी थाली और ताली बजाने की, उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया था कि अभी तो ये शुरुआत है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, इस पर ज्यादा फोकस करे मोदी सरकार, ना कि लोगों से ताली और थाली बजवाए। और जब दीपक जलाने की बात सामने आई थी, उस वक्त भी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उस वक्त भी अलर्ट किया गया था तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लेकिन फिर भी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया। देखिए, ये इनकी शैली है। उन्होंने थाली बजवाई देशवासियों से, देशवासियों ने थाली बजाई। दीपक जलाने को सबने कहा, दीपक भी जला लेते हैं। और भी अगर कोई टास्क ये देंगे तो पूरा देश एक सुर में, विपक्ष कांग्रेस का हमने खुद किया, देश के साथ खड़े होकर के हमने किया कि कोई बात नहीं, करें, शायद हो सकता है इससे कुछ हो जाए, लेकिन उससे नतीजे कुछ नहीं आए। नतीजा देश की जनता इस समय सरकार से, जो सरकार की जिम्मेदारी है, उस चीज की अपेक्षा करती है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। जो सरकार के पास जो जिस प्रकार से जो गोदामों में अनाज पड़ा सड़ रहा है, उसको ढंग से वितरण हो, जो कि जगह जगह नहीं पहुंच रहा है, कहीं ज्यादा पहुंच रहा है, कहीं बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है, कुछ लोगों को बिल्कुल एक वक्त का भी नहीं मिल पा रहा है। पूरे इसी को लेकर ये बार बार ये बात भी सामने आ रही है कि जो बिल्कुल मोदी सरकार ने यह क्लियर कर दिया है कि हमारे पास राशन का भरपूर स्टॉक है और सबके घर तक राशन पहुंचेगा, लेकिन हम देख रहे हैं तमाम राज्यों में तो तस्वीरें चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन सवाल यह भी है कि तमाम जो गैर बीजेपी राज्य हैं वहां पर सबसे ज्यादा हालात खराब हैं
और हम देख रहे हैं फिर चाहे महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर मजदूरों के साथ जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, प्लान बदस्तूर जारी है। किसी भी राज्य के पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है। आलम यह है कि खाने की बात तो बहुत दूर की बात है, उनको कहां रखना है, कहां शिफ्ट करना है, किस तरीके से पहुंचाना है, इसको लेकर भी कोई होमवर्क नहीं किया गया था, जिस वजह से अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पे फैसले आनन फानन में लिए जाते हैं कई बार केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके जो है जिसकी वजह से आगे जाकर के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आनन फानन में सरकारों को निर्णय नहीं लेने चाहिए, सबसे सलाह मशवरा करके। अब जैसे लॉकडाउन लगाया गया कि जनता कर्फ्यू के बाद इमीडिएटली दूसरे दिन ही लॉकडाउन लगा दिया गया। यही अगर उस समय जो आज ये गरीब आदमी, मजदूर आदमी, जो प्रवासी मजदूर हैं, फंसे हुए हैं, इनको अगर 2 दिन का भी समय दे दिया जाता और बता दिया जाता भाई उसके बाद से हम 21 दिन का लॉकडाउन करेंगे, कोई कहीं नहीं जा पाएगा, जिसने जहां पहुंचना है अपने। अभी तो सरकार अब जब जनता, करोड़ों मजदूर जो है सड़कों पर आ गए हैं, पैदल चल रहे हैं, तो अभी तो आप उनको पहुंचाने का कुछ प्रयास करने की शुरुआत करी है ना। ये अगर तभी हो जाता तो इतनी भयावह केंद्र सरकार तो ये कहती है कि हमने तो पुरजोर कोशिश की है, हमें तो सहयोग नहीं मिला है तमाम राज्यों से। उनका सहयोग अगर मिलता तो बहुत जल्दी इस पर कंट्रोल हो सकता था। देखिए, ज्यादातर राज्यों में तो इनकी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार और उनके सहयोगी दलों की सरकार चल रही है, तो अब सहयोग इनको इनकी पार्टियों से नहीं मिल रहा, इनके सहयोगियों से नहीं मिल रहा, तो ये तालमेल में कहाँ कमी है, इनको इस चीज पे चिंतन और मनन करना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं मिल रहा। ज्यादातर राज्यों में तो आप ही की सरकार है और ज्यादातर जहाँ भी फैल रहा है, जहाँ जहाँ समस्या आ रही है, आपका ही कहीं ना कहीं उसमें कुछ है। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, कहीं सब जगह। अनुज जी मेरा एक सवाल है आपसे, अनुज जी एक सवाल है मेरा आपसे कि जो बीजेपी में जो होता है केंद्रीय स्तर पे, उसको नीचे तक फॉलो किया जाता है। वो कोई अभियान चलाते हैं, नीचे तक वो अभियान आता है। राहुल गांधी ने कल वीडियो डाला, राहुल गांधी मजदूरों से मिले, उन मजदूरों को घर तक पहुंचाया। कांग्रेस में भी ऐसा होना चाहिए था कि राज्य इकाइयाँ, बहुत सारे संबंधित जो नेशनल बॉडी के लोग हैं, उस अभियान को, कि मजदूरों को घर पहुंचाने के अभियान को जो राहुल गांधी ने शुरुआत की थी, अगर कांग्रेस के नेता जुटते पूरे देश में तो करीब बहुत सारा मजदूर वर्ग उनका अपने घर पहुंच जाता और कांग्रेस का एक विपक्ष के रूप में प्रभाव भी मजबूत होता। तो कांग्रेस में ऐसा क्यों नहीं होता कि भाजपा में जो अभियान केंद्रीय स्तर से जारी होता है वो नीचे तक पहुंचता है, लेकिन कल जो राहुल गांधी ने अभियान चलाया उसके बाद कोई ऐसा नेता अभी तक कहीं नजर नहीं आया कि उनके अभियान को फॉलो करते हुए, और जैसा उन्होंने किया वैसा ही करता तो बहुत बड़े तबके को मदद मिल सकती थी। नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें जानकारी का अभाव हो सकता है, वरना कांग्रेस की जो ऊंची हमारे जो हाईकमान की तरफ से जो भी निर्देश आता है उसको जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमारा संगठन पूरा तन धन से उसमें लग जाता है। अभी जिस प्रकार से मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए और गरीब आदमियों के लिए जो है, ये कांग्रेस का ही तो संगठन जमीन पर काम कर रहा है। जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो हमारे ब्लॉक लेवल के हैं, जिला लेवल के हैं, हमारे प्रदेश इकाइयां हैं, वो लगी हुई है और हमारे ही तो लोग काम कर रहे हैं। एक राहुल जी की आवाज पर तमाम प्रदेश उसमें काम कर रहे हैं। आप जाके देखे, जगह जगह कांग्रेस की रसोइयां चल रही है। कांग्रेस ने अपनी जो है उनको कहीं अपने कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों से, पर्सनल गाड़ियों से पहुंचा के आ रहे हैं। बसें हमने 1000 बसें इनको सरकार को प्रोवाइड करी, उसमें इन्होंने कमियां निकालनी शुरू कर दी, उसमें तमाम राजनीति करनी शुरू कर दी। तो कांग्रेस के ही तो कार्यकर्ताओं की तो देन है ये। ठीक है अनुज जी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को लेकर समय समय पर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि ऊपर स्तर पर तो बहुत अच्छे तालमेल हो जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। आलम यह है कि उनको ये तक नहीं पता रहता कि क्या डिसीजन लिए गए हैं, किस तरीके से होमवर्क करना है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आती है। ये दुष्प्रचार है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। जो ऊपर से निर्णय लिया जाता है बिल्कुल नीचे की इकाई तक वो अक्सर पहुंचता है और उसके हिसाब से पालन होता है। आज के समय में भी आप ठीक है, अगर सत्ता के हिसाब से देखें तो हम जरूर सत्ता में इस समय नहीं है, ना केंद्र में है और अधिकतर राज्यों में हमारी सरकारें नहीं है, उसको हम स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं, चुनावी नतीजे हमारे पक्ष में नहीं है। लेकिन आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी से से ज्यादा मजबूती से काम कर रहा है और ज्यादा तन्मयता से काम कर रहा है। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी भी सबसे ज्यादा है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, जितना बाकी पार्टियों में मिलता है, ये आपको मानना पड़ेगा। और जो मनमुटाव है वही शायद एक सबसे बड़ा बिखराव है कांग्रेस के अंदर, जो अंदरूनी मनमुटाव है। हालांकि तमाम पार्टियों में मनमुटाव चलता है, लेकिन परिवार का मामला जब बाहर निकलकर सामने आ जाता है उस वक्त उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है कांग्रेस, जब स्थितियां हाथ से निकल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा, मनमुटाव कहीं कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, मतभेद
हो सकता है, मनभेद कहीं नहीं है। कांग्रेस के तमाम यूनिट्स, चाहे हमारी ब्लॉक, जिला, स्टेट की है, नेशनल लेवल की हो, सब लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दलों द्वारा उड़ाई हुई दुष्प्रचार है कि कांग्रेस में कहीं कोई, हमारे यहाँ तो गुटबाजी का कोई प्रश्न ही नहीं होता। सब लोग कांग्रेस के झंडे के तले जो है एक देखा है ना कि तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं उन्होंने पार्टी का साथ छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मनमुटाव तो था, उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिला, जिस वजह से अब इस तरीके की स्थितियां देखने को मिली हैं। देखिए, जो लोग गए, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुद्र है। इसमें से आजादी के बाद से लेकर के आज तक तमाम जो है नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कांग्रेस तो समुद्र की तरह वही नहीं अनुज जी, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, सत्ता लोलुप होते हैं, जिनको जो सत्ता का लालच होता है, उनका लालच का खड़ा कहीं नहीं रोक नहीं सकता है। तो आज जहां नहीं अनुज जी, सत्ता का लालच होता है, तमाम बातें होती हैं, लेकिन मैंने आपसे अभी सवाल किया था फिर कि कहीं ना कहीं जो टॉप लेवल पर जो बॉडी, कहीं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जिस अभियान को मजबूत करते हैं, वो जमीनी स्तर पर आकर कमजोर पड़ जाता है और यही आपका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा लेती है। उनका जो अभियान होता है वो पूरा अभियान हमला करके अभियान जारी करते हैं, जमीनी स्तर तक अभियान ले जाते हैं। कांग्रेस को उस एजेंडे में मेजर चेंज करना चाहिए। अगर ये चेंज नहीं हुआ तो कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो कमजोर होता रहेगा और विपक्ष की जो भूमिका है वो कहीं मजबूत नहीं हो पा रही है। कांग्रेस ने आवाज उठाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उठाई, अगर वो बात जमीनी स्तर पे 10,000 कार्यकर्ता, 1 लाख कार्यकर्ता अपने वीडियो डालते, उनको मजदूरों को घर ले जाते हुए फोटो डालते, निश्चित रूप से देश में एक अभियान मजबूत होता और तबके की, मजदूर तबके की, गरीब तबके की मदद होती। ये कांग्रेस को कहीं समझना होगा, आंतरिक रूप से विश्लेषण करना होगा, आत्मविश्लेषण करना होगा, तब कहीं जाके आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका, मुखर आवाज बनकर उभर सकते हैं। देखिए, यही फर्क है कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में। आपने जो बात बोला, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं लेकिन अपनी कहीं फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं, कहीं फोटो नहीं डाल रहे हैं। तो यही तो हम लोग चाहते हैं, यही तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि आप सेवा कीजिए, और जिसकी सेवा कर रहे हैं, जो गरीब आदमी मजबूर है, जो मजदूर है, वो मजबूर है, लेकिन उसकी मजबूरी का जो है इस प्रकार से उसका दिखावा मत कीजिए, उसको दिखावा मत कीजिए। जिसकी आप मदद कर रहे हैं वो जानता है हमारी मदद कौन कर रहा है। दिखावा नहीं है अनुज जी, दिखावा नहीं है, उत्साहवर्धन होता है, लोगों में एक मैसेज जाता है। अगर महाराष्ट्र के किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने मजदूर की मदद की तो कहीं उड़ीसा का कांग्रेस कार्यकर्ता देखता है, उसके अंदर उत्साहवर्धन होता है कि जब पूरे देश में अभियान चल रहा है तो मुझे भी उसमें जुटना चाहिए। ये उत्साहवर्धन का दौर है और उत्साहवर्धन अगर होता है तो निश्चित रूप से आपका एजेंडा बड़ा होता है। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, हमारी सब इकाइयां बहुत मजबूती से काम कर रही हैं। ये अलग बात है कि हमारे को अगर मीडिया उस हिसाब से नहीं दिखा रहा है तो हमें उससे कोई बुराई नहीं। हम समझ सकते हैं कि इस समय मीडिया आपसे इतनी बात कर रहा है, एएनबी आपसे इतनी बात कर रहा है, एएनबी लगातार उन मुद्दों पर अपनी राय रख रहा है, उन मुद्दों को लगातार दिखाता रहा है। लॉकडाउन के दौरान एएनबी ने लगातार उस हर चीज को दिखाया है जिसको किसी मीडिया ने दिखाया हो या नहीं दिखाया हो, लेकिन एएनबी ने जरूर दिखाया है इस बात को। एएनबी ने तमाम राजनीतिक दलों का पक्ष रखा है। एएनबी ने हर उस चीज को जो कहीं छूट गई थी, कल भी जब अरविंद केजरीवाल ने सिक्किम का विज्ञापन जारी किया, मीडिया कहीं दिखा या नहीं दिखा, लेकिन एएनबी ने उस बात को पुरजोर तरीके से रखा। एएनबी आपकी बात को पुरजोर तरीके से रखता है। आपसे लगातार हम बात कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते मीडिया दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। हम एएनबी पूरी तरीके से आपकी आवाज को दिखा रहे हैं, आपकी बात को दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को अपने एजेंडा में जमीनी स्तर पर चेंजेस करना होगा। अगर आप विपक्ष के रूप में एक अच्छा संदेश, और विपक्ष के रूप में जो आम आदमी आपसे, मजदूर तबका, जो परेशान लोग हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, वो आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप उनकी आवाज बन के सरकार तक उनकी आवाज को पहुंचाएं, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाया है, निभा रहे हैं, आगे निभाते रहेंगे। लेकिन आपसे जो हम कह रहे हैं, अगर एजेंडा आप बढ़ाएंगे तो ये देश में उन वंचित शोषितों को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने में बहुत बड़ा रास्ता बिल्कुल होगा। देखिए, आपने निश्चित तौर पे कहा, और हम भी धक्के के चोट पे कहते हैं कि एएमजी जैसे मीडिया हाउसेज, एएमजी जैसे न्यूज चैनल्स की बदौलत ही आज हमारे देश में मीडिया का अस्तित्व बचा हुआ है। नहीं तो
ज्यादातर देखिए, मैंने जो बात बोली, आप मेरी बात पूरी रोक दी, बोलने नहीं दिया, लेकिन ज्यादातर अभी हमने देखने, जनता भी समझती है कि सरकार का दबाव अधिकतर मीडिया हाउसेस पर बहुत है, सब लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसीलिए आप जैसे चैनल्स की बदौलत ही कहीं ना कहीं जो है सच दिखाया जा रहा है और जनता तक हम लोगों की विपक्ष की आवाज पहुंचती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और रही सवाल प्रचार का, तो ये समय अभी हम लोग प्रचार में नहीं विश्वास कर रहे हैं। अभी हम लोग चाहते हैं प्रचार जिनको करना है वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, अपनी वाहवाही दे रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू कर रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रचार में नहीं चाहते। अनुज जी, आप ये बात तय मान लीजिए, एएनबी जब भी सच की आवाज होगी, जब भी सत्य कोई होगा उसको उठाता रहेगा, ना किसी से डरने वाला है ना किसी से रुकने वाला है। और एएनबी अपनी उस हर बात को उठाएगा जहां कहीं कोई परेशानी होगी, जहां अधिकारों पे चोट होगी, आम आदमी का अधिकार कहीं वंचित हो रहा होगा। निश्चित तौर पे देखिए, हमें एएनबी चैनल के ऊपर इसीलिए हमें फक्र है और इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर खुलकर अपनी बात करते रखते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है और हमें दिखता है कि आप हमारी आवाज बहुत जो है भरपूर मजबूती से जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। महेंद्र त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त फोन लाइन पर। महेंद्र त्रिपाठी जी, सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सचिन जी। महेंद्र त्रिपाठी जी, हम देख रहे हैं लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि मुद्दे से हम थोड़ा भटक गए हैं। आज जो है मुद्दा यही है, लॉकडाउन 4 की शुरुआत, लेकिन कैसे आगे बढ़ेंगे? मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखिए सचिन, पूरे देश में जो है जब से चौथा लॉकडाउन लगा है, लगातार जो है ये कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है और पहले 1000-2000 होती थी, अब तो 5-6 हजार की संख्या में बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी महामारी का रूप ले रही है। चाहे वो जिस भी जिले की बात कही जाए, हर जिले में संख्या बढ़ रही है। तो ये रुकने का तो नाम नहीं ले रही है, लेकिन चूंकि कल ईद भी है, कल लोग मिलेंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, लेकिन वो किस तरीके से गले मिलते हैं या सोशल डिस्टेंस बनाते हैं, वो जिस तरह से प्रशासन अलग अलग जगहों पे जिस तरह से अपील कर रहा है, शायद उसी तरीके से ईद महेंद्र मनाएं। त्रिपाठी जी, आपको क्या लग रहा है कि हम तमाम विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें, अगर इलेक्शन होता इस वक्त तो एक साथ वो सड़कों पर भी होते और एक साथ भी नजर आते, लेकिन कोरोना जैसे संकट से इस वक्त देश जूझ रहा है। आलम यह है कि मोदी सरकार जो डिसीजन ले रही है, अंदर खाने ये खबरें तो सामने जरूर आती हैं कि यहाँ पर लापरवाही बढ़ती है, यहाँ पर लापरवाही बढ़ती है, लेकिन मजदूरों को लेकर इतनी गंभीरता किसी विपक्षी पार्टी में नजर नहीं आ रही है। बसों का ऐलान किया, उस पर भी जमकर राजनीति हुई है। हमें ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है जहां किसी विपक्षी पार्टी ने अपनी तरफ से मजदूरों के लिए कुछ किया हो, सिवाय बयानबाजी के। देखिए सचिन, बयानबाजियों का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन देश इस संकट में के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सारे विपक्ष को सिर्फ एक ही बचाव रखना चाहिए कि कोरोना से कैसे बचाव किया जाए, पर कहीं न कहीं इस पे राजनीति हो रही है और जो इसमें मजदूरों का ही नुकसान हो रहा है। एक बात और देखने को मिल रही है कि इसी बहाने देश के मजदूरों की संख्या भी सामने आ रही है। अब लग रहा है कि पूरे देश में मजदूर ही मजदूर दिख रहे हैं। जिस तरह से ट्रेनों में हर जगह स्टेशन पे ये बड़ी संख्या दिख रही है, तो कहीं न कहीं अभी लगता है कि आधा हिंदुस्तान मजदूरों से भरा पड़ा है और सारी समस्याएं मजदूरों की है। जन सामान्य के जो लोग हैं वो तो परेशान ही है, उनका तो कोई सुनने वाला ही नहीं, लेकिन मजदूरों का जो सबसे बड़ा समाज है वो अब दिख रहा है। और जिस तरह से अब भारत सरकार रेल मंत्रालय ने ट्रेन चलाई है श्रमिकों के लिए, उस तरह से लोग सोशल डिस्टेंस बना भी रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें वो चीजें भी नहीं आ पा रही हैं जिससे वो दूरी बना सकें। और इसी वजह से जो है ये जो कोरोना की महामारी है वो बढ़ती ही जा रही है। हर जगह पे देखी जा रही कि कहीं न कहीं चेन पुलिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। महेंद्र जी, एक आपने लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे, बड़े बड़े मुद्दों पे हमेशा आप डट के खड़े रहे हैं, आपने बहुत लंबा समय पत्रकारिता का देखा है। एक बात आपसे पूछना जानना चाहते हैं कि कोरोना पे जो ग्राउंड एजेंडा था वो कमज़ोर रहा, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा बहुत मजबूत रहा और पॉलिटिकल एजेंडा लगातार हाइप पे रहा। ग्राउंड एजेंडे में जो मदद लोगों को पहुंचनी थी वो मदद कम पहुंची या ना के बराबर पहुंची, और ग्राउंड एजेंडे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। लेकिन पॉलिटिकल एजेंडे में लगातार शाइनिंग आती रही। क्या बड़ा कारण रहा कि पॉलिटिकल एजेंडा इतने हाइप पे रहा और ग्राउंड एजेंडे में जहां लोगों को मदद पहुंचनी थी वो कमजोर रहा? देखिए सचिन, कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी जो तैयारी है थोड़ा देर से शुरू हुई और एक बैग जैसे उन्होंने जो है
नोटबंदी का ऐलान किया कि आज रात से बंद हो जाएगा, उसी तरीके से ये कोरोना महामारी को भी नोटबंदी समझ करके इन्होंने ऐलान कर दिया कि आज रात से ही ये लागू हो जाएगा और सब देश लॉकडाउन हो जाएगा। तो अगर ये 2-3 दिन का समय देते तो जो आज ये स्थिति है शायद थोड़ा उससे बेहतर होती, लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते। और जो आज समस्या सामने आ रही है कि उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, उनको पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल महेंद्र त्रिपाठी जी, आपसे सवाल पूछा था चंद्रशेखर त्रिशूल जो कि राजनीतिक संपादक हैं एनबी न्यूज चैनल के, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, वही मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं इस वक्त। जी 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 चंद्रशेखर जी पूछिए। तो महेंद्र त्रिपाठी जी, तमाम अब जब देश में लॉकडाउन खुलने जा रहा है, लगातार लॉकडाउन को अब कमजोर किया जा रहा है, रेड ऑरेंज ग्रीन जोन की बात हो रही है, लेकिन कोरोना पर कोई कारगर उपाय सामने नहीं आया है। अब सार्वजनिक आवागमन होगा, लोग मिलेंगे जुलेंगे, तो एक लोग इस बात का अभी उतनी ज़्यादा भयावह स्थिति होने के बाद भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप आगे किस तरह देखते हैं कोरोना को देश में? अब देखिए सर, ये चूंकि ये जो महामारी है ये तो रुकने का नाम लेने वाली नहीं रही, ये स्पेशल क्या एक्सप्रेस ट्रेन बन चुकी है महामारी। अब चूंकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, छूट मिलेगा और लोग जो है अपने अपने कामों को निकलेंगे, ये मजबूरियां हैं, कितने दिनों तक आदमी अपने घरों में कैद रहेगा। लेकिन जो सोशल डिस्टेंस है, मास्क है, जो अब एक कानून का रूप ले चुका है कि बिना मास्क के अब कोई ना निकले, और जो है इस तरह से सारे जो उसके उपकरण बताए जा रहे हैं कि उसको लगा करके हाथ धोएं, साफ करें, तो ये अब जीवन भर सबको करना पड़ेगा। इसी बहाने लोगों की आदत भी पड़ जाएगी, वो मास्क भी लगाएंगे, सफाई भी रखेंगे और इस तरीके से अपना जीवन जिएंगे। अगर उनको जीवन का अपना बचाव करना है तो जो सरकार की गाइडलाइन है, प्रशासन की गाइडलाइन है, उनका पालन करना होगा और तभी जाकर के इस महामारी से लड़ा जा सकता है। त्रिपाठी जी, लेबर यूनियन जो थे, श्रमिक संगठन जो थे, मजदूर इतना परेशान होते रहे लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। कहीं भी पूरे देश में श्रमिक संगठन लगातार सरकार से कोई बात नहीं कर पाए, मजदूर परेशान हुआ। तो अब उन श्रमिक संगठनों की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? कमजोर होगी, मजबूत होगी या नई कोई चीज उभरेगी? अब देखिए, श्रमिक संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, क्योंकि इस लॉकडाउन ने सबकी कमर तोड़ दी है, क्योंकि सब कहीं न कहीं कानून के दायरे में आ गए हैं। अपने जब घर से ही आदमी निकल नहीं पा रहा तो सड़कों पे कैसे जाएगा, कैसे आंदोलन करेगा? अब तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी 6 महीने के लिए यहाँ पे रोक लगा दिया है कि कोई भी अब जो है कोई धरना प्रदर्शन, कोई भी किसी प्रकार का विरोध अब नहीं कर पाएगा। तो सरकार पहले से ही लगाम लगा दे रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मजदूर यूनियन इतनी हिम्मत दिखाएगा कि सरकार से लड़ने के लिए आगे आएगा। बिल्कुल महेंद्र त्रिपाठी जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब इस वायरस के साथ तो हमें जिंदगी को जीना होगा, लेकिन अगर हम लापरवाही बरतते रहेंगे तो फिर हमने वो तस्वीरें देखी हैं स्पेन की, अमेरिका की, इटली की, जहां पर मौतों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। और उस वक्त भारत में यही चर्चा चल रही थी कि अगर लापरवाही अमेरिका, इटली या स्पेन नहीं करता तो ये संख्या इतनी नहीं बढ़ती मरने वालों की। अब उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं उन तस्वीरों को देखने के बाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो लापरवाही है हमारी जान ले सकती है, हमें हाथ धोना पड़ सकता है अपने जीवन से। क्योंकि अमेरिका में भी जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई, वहां पे देखिए मरने वाले की संख्या सबसे ऊपर दिखाई पड़ रही है। तो अगर इसी तरह लापरवाही होगी तो भारत भी इसी कैटेगरी में खड़ा होता नजर आएगा। इसलिए लापरवाही लोग ना करें, अपने घर में ही रहें, जो गाइडलाइन उसका पालन करें। अब जिनको सरकारी नौकरी करना है, जिनको काम करना है, वो जो है जिस हिसाब से प्रशासन ने और सरकार ने व्यवस्थाएं कर रखी है उससे आगे बढ़े। लेकिन महेंद्र त्रिपाठी जी, बार बार ये भी कहा जा रहा है शुरुआत से ही कि जिस तरह से ये डिसीजन लिया गया सोशल डिस्टेंसिंग का, कि लोगों से अपील की गई है, और वो भी भारत जैसे देश में जहां पर लोग इतने लापरवाह हैं कि एक साथ ही लोग अक्सर नजर आते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे महज एक अपील से, क्या ये पॉसिबल था? लगता है ये पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन अब ये मजबूरी है और मजबूरी के लिए दूरी बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर दूरी नहीं बनाएंगे तो ये महामारी अपने में समा जाएगी और वो काल के मुंह में जाना पड़ेगा। लेकिन महेंद्र त्रिपाठी जी, आपको नहीं लगता कि जब पता है कि भारत जैसे देश में जो लोग एक साथ हुजूम बनाकर रहते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, इससे पहले भी तमाम जितनी भी गाइडलाइंस हम देखें कोई भी सही तरीके से फॉलो नहीं होती, वहां पर आप ये कहते हैं कि संकट बहुत बड़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कीजिए, सिर्फ आप ये कह देते हैं और लोग उसके बाद लापरवाही बरतते हैं। हमने देखा है सब्जी मंडी में किस तरह से लोगों की भीड़ थी, वाइन शॉप के बाहर लोगों ने धज्जियां जमकर उड़ाई है। उस वक्त अगर सख्त डिसीजन लिए जाते या सख्त कार्रवाई होती तो शायद ये आंकड़े भी नहीं बढ़ते।
अब देखिए, भारत जो है गरीबों का ही देश है, मजदूरों का देश है, किसानों का देश है, और यहाँ पे तमाम जो है तीर्थ स्थल हैं। तो तीर्थ स्थलों में भी इस पे बहुत मुश्किल है लगाम ला पाना, क्योंकि लोगों को स्नान करना है, स्नान करके पुण्य कमाना है, और ऐसे घाटों में, मठ मंदिरों में, सब जगह दर्शनार्थियों की संख्या हमेशा बढ़ती ही है। तो ये बहुत कहना कि सोशल डिस्टेंस से ये बीमारी सही हो जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में जब मठ मंदिर खुलेंगे, घाट खुलेंगे, लोग सरयू स्नान करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, तो वहाँ पे संख्या उमड़ेगी और इससे जो है महामारी और ही फैलेगी, जैसा कि इसके बारे में बताया जा रहा है। तो आने वाला जो दिन है और ही संकट का आने वाला है, इसलिए आप सबको भगवान राम के ही सहारे रहना होगा, क्योंकि मैं तो राम की नगरी अयोध्या में रहता हूँ। यहाँ भी सरयू नदी है और यहाँ भी राम मंदिर बनने जा रहा है। तो जैसे ही लॉकडाउन का पूरा फुल खुलेगा, तो मुझे लगता है कि लोग मानेंगे नहीं, अपनी आस्था के चक्कर में दौड़ कर आएंगे, और ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो टूट जाएगा, और ये महामारी और अपने आप को आगे बढ़ा ले जाएगा। ठीक है, चलिए महेंद्र त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, समय बहुत कम है सर, फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, हठधर्मिता लोगों को छोड़नी होगी। स्थानीय स्तर पर जिस तरह के बचाव के उपचार हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, पूरी देश दुनिया में जो लोग सुन चुके हैं उनका पालन करना होगा। कोरोना के संग जीने के लिए एहतियात बहुत जरूरी है, और लोगों को अंतर्मन से भीतर तक इस बात को समाहित करना होगा और उसके साथ जीना होगा। बिल्कुल, और जिस तरह से अब हालात बने हुए हैं, इस हालात से आगे बढ़ना हमें होगा, और सावधानी भी बार बार जो अपील की जा रही है उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। लापरवाही बरतेंगे तो ये सभी के लिए संकट है। चलिए चंद्रशेखर त्रिशूल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो सवाल यही है कि लॉकडाउन को लेकर जो तमाम तरीके की रियायत दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये महामारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, शायद इस वजह से ये रियायत दी गई है। दरअसल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लोगों का जो रोजगार है ठप पड़ा था, वो पटरी पर आ सके, लोग अपने काम पर निकलें, इसी वजह से लॉकडाउन 4 में रियायत ये दी गई है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि लॉकडाउन की डेट को एक्सटेंड करना, बार बार लॉकडाउन को बढ़ाना, यह समस्या का समाधान हो सकता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप सावधानी बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग ही इस महामारी का सबसे बड़ा उपाय अब तक माना जा रहा है, क्योंकि कोई वैक्सीन अब तक तैयार नहीं हुई है। वहीं तमाम राजनीतिक दलों से भी यही अपील है कि इस राजनीति के दलदल से ऊपर उठकर इस पर सहयोग करें। सभी, सबका सहयोग होगा तभी इस महामारी से निपटा जा सकता है। तो फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ एएनबी न्यूज पर। हर खबर का मतलब अहम खबर नहीं, तभी हम दिखाते हैं जनता का मुद्दा।
हर खबर का मतलब तमाशा नहीं। तभी सफेद पोशों से हम करते हैं असरदार बहस। हाकिम और हुक्मरानों तक बेबस लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए, सत्ता के कानों तक जनता की आवाज पहुंचाने के लिए, आम जनता का मंच बनकर, जज्बा सियासी समीकरणों को जानने और समझने का, आदत सिस्टम से जवाब निकालने की। हम हैं ANB न्यूज। कोरोना की रफ्तार लगातार जारी। देश में अब तक 1,32,000 पार मरीज, 3,800 से ज्यादा की मौत। लखनऊ के KGMU में 1,554 कोरोना सैंपल की हुई जांच, 32 लोग पॉजिटिव। महाराष्ट्र पुलिस विभाग में कोरोना के 1,758 मामले, कुल 18 की मौत, इनमें 17 पुलिसकर्मी, 1 अधिकारी शामिल। आज कश्मीर केरल में मनाई जा रही है ईद। लोगों ने घर पर अदा की नमाज, मस्जिद में नमाज पर पाबंदी, दुकानें भी बंद।